तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कोलिजन्स के बारे में बताना चाहता हूँ। कोलिजन क्या होता है? जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ फिजिकली इंटरैक्ट करते हैं एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसको हम एक कोलिजन बोलते हैं। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जब भी दो या ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं तो उन सब पे म्यूचुअल, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज आनी चाहिए। जब भी कोई कोलिजन होता है हम वहां पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं उन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे फोर्सेस एक्ट करती हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है पर उनका डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। ऐसी फोर्सेस की वजह से कुछ ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम बढ़ जाता है जिसकी वजह से उनका स्पीड भी बढ़ जाता है, और कुछ ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम कम हो जाता है जिसकी वजह से उसका स्पीड कम हो जाता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स पर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगना चाहिए। इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा पर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट करने वाला एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है वो दोनों उस ऑब्जेक्ट पर एक्ट करने वाले फोर्स और उसके मास पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर कोलाइड करने वाले ऑब्जेक्ट्स का मास अनइक्वल है तो कोलिजन की वजह से होने वाले एक्सेलरेशन भी अनइक्वल होंगे। इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल लीजिए। क्रिकेट खेलते टाइम जब आप बॉल को बैट से हिट करते हैं तो बॉल उड़ता हुआ जाता है। तो इसको देख के कुछ लोग कहते हैं कि बॉल पर फोर्स ज्यादा लगा है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। बैट और बॉल की कोलिजन के टाइम पर दोनों ऑब्जेक्ट्स पर इक्वल ही फोर्स लगता है, पर क्योंकि बॉल का मास बहुत कम है इसकी वजह से वो एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा गेन करता है और कभी कभी उड़ता हुआ फील्ड से भी बाहर चला जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोलिजन के टाइम पर एक्ट करने वाली फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं, डायरेक्शन में ऑपोजिट होती हैं, और जिस ऑब्जेक्ट का मास सबसे ज्यादा कम होता है वो ही सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन गेन करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स किसी आइसोलेटेड सिस्टम में कोलाइड करते हैं तो इनिशियल मोमेंटम यानी कि ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम कोलिजन से पहले और फाइनल मोमेंटम यानी कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम सेम रहता है। इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट का जितना मोमेंटम कम होता है दूसरा ऑब्जेक्ट का मोमेंटम उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा मैथ्स करना होगा। सपोज करिए आपके पास दो बॉल्स हैं ए और बी जो कि स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन पे चल रही हैं। इनकी वेलोसिटीज अलग अलग हैं और इनको हम यूए और यूबी नाम दे सकते हैं। ये सिस्टम आइसोलेटेड है जिसका मतलब है कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। अब हम अज्यूम करते हैं कि यूए की वैल्यू यूबी से बड़ी है जिसकी वजह से बॉल्स कोलाइड कर जाती है। ये कोलिजन टाइम टी के लिए लास्ट करता है और इसकी वजह से बॉल ए जो है वो बॉल बी के ऊपर एफ ए बी फोर्स लगाता है और बॉल बी बॉल ए के ऊपर एफ बी ए फोर्स लगाता है। इन फोर्सेस के लगने की वजह से हम कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी वी ए और वी बी के ये बॉल्स मूव कर रही हैं। तो कोलिजन से पहले बॉल ए का मोमेंटम होगा एम ए यू ए और कोलिजन के बाद उसका मोमेंटम होगा एम ए वी ए। सेकेंड लॉ के मोशन के हिसाब से एफ ए बी जो होगा वो उस बॉल का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा कोलिजन के टाइम पे। तो हम कह सकते हैं कि एफ ए बी इज इक्वल टू एम ए टाइम्स वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। सिमिलरली एफ बी ए जो है वो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी होगा जिसका वैल्यू होगा एम बी टाइम्स वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो फोर्सेज हैं एफ ए बी और एफ बी ए ये इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी, यानी कि एफ ए बी इज इक्वल टू नेगेटिव ओ एफ बी ए। इसको सिंप्लीफाई करके हम कह सकते हैं एम ए टाइम्स वी ए माइनस यू ए अपॉन टी इज इक्वल टू एम बी टाइम्स वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलता है एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। इस इक्वेशन का जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो हमें टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन देता है और जो राइट वाला पार्ट है वो हमें टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन देता है। और क्योंकि ये दो इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड।